हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मौर्य एजुकेयर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हमारे ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के बी के बारे में। तो हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि राइट ऑल 3 लॉज ऑफ केपलर एंड एक्सप्लेन हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू डिराइव इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। नाउ जब न्यूटन ग्रेविटी का रूल बना रहे थे, ठीक है, ग्रेविटी का रूल क्या है? ग्रेविटी का रूल है जो फोर्स है ग्रेविटी का, ठीक है, ग्रेविटेशनल क्या है, एक फोर्स है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो ये लॉ क्या है? ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, अगर ये दो मासेस है m1 एंड m2, ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट है और r अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? इन दोनों का जो मास होगा उसके प्रोडक्ट के। और किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो ये है हमारा ग्रेविटी का लॉ। तो जब न्यूटन ये लॉ बना रहे थे तब इस लॉ को इनको प्रूव भी करना पड़ता कि ये कैसे पता चला आपको, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए ये जो आर स्क्वायर है नीचे, ठीक है, ये तो प्रूफ कर सकते हैं, राइट, ये तो प्रूफ कर सकते थे, ये दूसरे लॉज की हेल्प से हम लोग प्रूफ कर सकते थे। बट ये इन्वर्स में जो आर स्क्वायर था ये प्रूफ करने में क्या हो रहा था? न्यूटन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, राइट। तो इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने किसका हेल्प लिया? इसको प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने हेल्प लिया केपलर के थर्ड लॉ का। और केपलर का थर्ड लॉ क्या है? केपलर का थर्ड लॉ है जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी प्लैनेट एंड सन के क्यूब से, ठीक है। तो टी स्क्वायर ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लोग इन दोनों का ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दे तो क्या बनेगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, राइट। के क्या है? हमारा कांस्टेंट। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं ये आर क्यूब को इस साइड लेके आ जाऊँ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो ये क्या बनेगा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। मतलब हमारे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, राइट। तो ये था थोड़ा बैकग्राउंड। इसकी मदद से क्या किया था न्यूटन ने? ये प्रूफ किया था कि इसमें क्या होगा? इन्वर्स में आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये इन्वर्स में आर स्क्वायर प्रूफ करने के लिए जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ किया था अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। नाउ तो ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ अजम्पशंस करेंगे, ठीक है। क्या अजम्पशंस कर रहे हैं हम लोग? लेट अज्यूम अ सन और एन ऑब्जेक्ट, राइट। हम लोग प्लानिटरी मोशन से ही समझते हैं। ये सन है और इसके आसपास क्या घूम रहा है? एक प्लैनेट घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अर्थ और मून का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल किसका मोशन देखेंगे? इस प्लैनेट का मोशन देखेंगे। ये प्लैनेट क्या कर रहा है? सन के अराउंड ऐसे सर्कल में या फिर एक्लिप्टिकल पार्ट में क्या करेगा? वो ऐसे चक्कर लगाएगा, राइट। हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है? सर्कल है, ठीक है। मतलब हमारा जो प्लैनेट क्या कर रहा है यहाँ पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते टाइम यानी सर्कुलर मोशन करते टाइम हमारा वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है 2 पाई आर अपॉन टी, राइट। क्या होता है? हमारा वेलोसिटी होता है 2 पाई आर अपॉन टी, राइट। मतलब इसको वेलोसिटी कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन टी। तो नॉर्मली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मली वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या कवर करेगा? ये प्लैनेट कवर करेगा द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है?
2πr होता है, और टाइम के लिए हम लोगों ने क्या रखा है, t रखा है, मतलब ये हो गया इसकी वेलोसिटी। अब अगर ये प्लैनेट यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पर होनी चाहिए, टूवर्ड सेंटर ऑफ दी सर्कल, राइट, टूवर्ड दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। यहाँ पर सेंटर ऑफ दी सर्कल पे कौन है, हमारा सन है, ठीक है। तो कुछ तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, हमारे थ्रेड का टेंशन भी हो सकता है, और यहाँ पर इस केस में क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब ये जो हमारा प्लैनेट है वो प्लैनेटरी मोशन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सन के पास क्या है, ग्रेविटी है, और सन क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है, जिससे वो ऐसा सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, राइट। तो ये जो फोर्स होगा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r, ठीक है। तो हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r, ठीक है। नाउ हम लोगों को पता है v का वैल्यू कितना है, 2πr अपॉन t, हम लोगों को पता है v का वैल्यू है 2πr अपॉन t। नाउ यहाँ पर जो v है उसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला v पुट करेंगे, और इस v की वैल्यू क्या है, 2πr अपॉन t, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया v की जगह पे 2πr अपॉन t, यहाँ पर v² है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, और अपॉन में r, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो स्क्वायर है, राइट, इसके वजह से ये सारी चीज़ों का स्क्वायर करेंगे। m तो ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, ठीक है, और पाई का स्क्वायर कितना हो गया, π², r का स्क्वायर कितना हो गया, r², और अपॉन में ये जो t है वो नीचे आ जाएगा, राइट। तो t का स्क्वायर क्या हो गया, t², और यहाँ पर r का हम लोगों ने r रख दिया, ओके। नाउ इतना कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर r है, यहाँ पर भी r है, तो एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास f के लिए क्या बच गया, ये 4 को पहले ले लिया, तो 4m π² अपॉन t², ठीक है, क्या बच गया, 4m π² अपॉन t², ओके। तो यहाँ पर एक r भी है, तो यहाँ पर मैंने r को भी ऐड कर दिया, ये एक ही r कैंसिल हुआ, ये r से r² में से एक r कैंसिल हो गया, और एक r अभी भी बचा हुआ है, ओके। नाउ नेक्स्ट में क्या करने वाला हूँ मैं, अब ये जो है इसके आगे यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर एक r है और यहाँ पर क्या है, t² है, राइट। तो मैं क्या करूँगा अभी फ़िलहाल, ऊपर नीचे दोनों साइड r² से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइंग both multiplying denominator and numerator by r², ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर ऊपर सिर्फ r है तो r को r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये r³ बन जाएगा, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, m का क्या रहेगा, हमारा m ही रहेगा, π² का π² ही रहेगा, और r का क्या बन जाएगा, r³, और नीचे क्या आ जाएगा, t² के साथ अगर r² को मल्टीप्लाई किया तो r² आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो इतना हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नाउ पहले चीज़ों को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, तो 4m π² अपॉन इंटू r³ ये हो गया, और नीचे, और इसके नीचे क्या आएगा, ये r² को इस साइड ले लेते हैं और t² को इस साइड, ठीक है। नाउ हम लोगों को पता है कि t² अपॉन r³ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कैसे पता चला, ये हम लोगों को पता चलता है बाय दी केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ में हम लोगों ने बताया था t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r³, और
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया था, कांस्टेंट लगाया था, राइट। और यहाँ पर क्या था, आर क्यूब। अब आर क्यूब यहाँ पर आ गया तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट, राइट। तो हम लोगों को पता है टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या आएगा, कांस्टेंट। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, अगर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर लिखा तो क्या होगा, हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को क्या दिया है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब नहीं दिया है, क्या दिया है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन के से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। मतलब हम लोगों ने आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 1 अपॉन के, ओके। सो मैं यहाँ पर रीज़न भी लिख देता हूँ इस साइड थोड़ा अच्छे से, सिंस टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे कौन सी चीज़ें बदल सकती है, ठीक है। क्या प्लैनेट का मास बदल सकता है, नहीं बदल सकता, राइट। क्या 4 बदल सकता है, नहीं, वो तो कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू बदलता है क्या, नहीं, वो भी कांस्टेंट है, राइट। के ये तो कांस्टेंट है ही, राइट। तो क्या क्या कांस्टेंट है इन सारी चीज़ों में, सो वी नो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन के क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो बचता कौन है, आर स्क्वायर बचता है। नाउ यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के को कैसे लिख सकते हैं, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और कांस्टेंट किसके इक्वल है, कांस्टेंट इक्वल है 4m पाई स्क्वायर अपॉन के से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पर, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या लगाया था, कांस्टेंट लगा दिया था, राइट। अगर मुझे इज इक्वल टू का साइन हटाना है और प्रोपोर्शनलिटी में जाना है रिटर्न, तो मैं क्या हटा दूंगा, कांस्टेंट हटा दूंगा। प्रोपोर्शनलिटी थे जब हम लोग यहाँ पर नीचे आए थे तो हम लोगों ने क्या किया था, कांस्टेंट लगाया था, बट वापस से रिवर्स जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटा देंगे। मतलब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर इसको प्रोपोर्शनलिटी में लेके जाना है तो कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, टू दी 1 अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ से क्या पता चल गया कि फोर्स ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के। ये जो फोर्स था जो हम लोगों ने अभी निकाला, जो कि हम लोगों ने किससे डिराइव किया, फ्रॉम दी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स टू दी सन, ठीक है। ये प्लैनेट और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके इक्वल है। मतलब ये जो फोर्स होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर, राइट। तो ये जो मेथड हम लोगों ने किया या फिर ये जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया, इससे न्यूटन को समझ में आया, या फिर न्यूटन ने इससे ये चीज़ प्रूव की कि ये जो उनके लॉ में ये जो लॉ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, इसमें ये जो नीचे आर स्क्वायर है वो हम लोग रख सकते हैं। यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को इस चीज़ से उन्होंने प्रूव किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है, बट हो सकता है कि ये इस साल बोर्ड में आ जाए, क्योंकि जब से पोर्शन आया है तब से ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट या फिर कभी भी बोर्ड में आया ही नहीं है, राइट। तो इसके चांसेस हो सकते हैं इस बार आने के। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसका रिटर्न नोट्स चाहिए तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग इसका नोट्स क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन न्यू वीडियो। बाय बाय गाइज।